In yesterday class, we were talking about the experimental verification of Maxwell distribution law और उसी के कंटेक्स्ट में सबसे पहले हमने इफ्यूजन प्रोसेस को समझा था और इफ्यूजन प्रोसेस को समझने के बाद एक एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे थे दैट वाज डिटरमाइंड को एक्सपेरिमेंट। सो इस एक्सपेरिमेंट सेटअप को आपने देखा कि किस तरह से बिस्मथ के जो पार्टिकल्स हैं जिसे एक ओवन में हीट किया हुआ है, ओवन में हीटेड पार्टिकल्स एक थ्रू फाइन होल्स बाहर आते हैं और ये एक कॉलीमेटेड बीम है और ये बीम एक सिलेंडर से जाकर कोलाइड करती है, सिलेंडर की सरफेस पे, इनसाइड सरफेस पे कोलाइड करती है। जहाँ जहाँ पर कोलिजन होता है वहाँ वहाँ पर एक डार्क स्पॉट वहाँ पर रह जाता है। तो अगर हम इस तरह से जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर मार्किंग कितने मार्क्स हुए हैं वर्सेस डिस्टेंस को अगर प्लॉट करें तो प्लॉट कुछ इस तरह का आता है। यू कैन सी पोजीशन अक्रॉस प्लेट रिलेटिव टू जीरो मार्क। किसी भी आर्बिट्रेरी पोजीशन को आप जीरो मार्क कर सकते हैं और उसके रेफरेंस में कितने डिस्टेंस पे कितने डार्क स्पॉट आए हैं अगर उसको प्लॉट किया जाए तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है कुछ इस तरह का होता है एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज एक्जैक्टली मैचेस विद द मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कल किसी ने पूछा था कि अगर डिफ्यूजन प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल रहे हैं, मॉलिक्यूल बीम्स यहाँ से निकल रही हैं, तो दे कैन बी कोलाइड। यस, देयर इज एन सम पॉसिबिलिटी जिसमें कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर लें, पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर लें, बट इस पूरी प्रोसेस में ये भी मेक श्योर किया जाता है कि जो पार्टिकल एक बार में होल से निकल रहे हैं कोलाइडर से, उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ हो। सो सिमिलर काइंड ऑफ वेलोसिटी होने के कारण इनकी कोलिजन पॉसिबिलिटी जो है बिटवीन दिस पाथ स्लाइटली लेस होती है। सो दे माइट कोलाइड बट जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। ओके, सो आप लोगों का कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा दूर हो गया होगा। अभी इस प्रोसेस के बाद डिटरमिनेंट को एक्सपेरिमेंट के बाद हम दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो अराउंड 1940 और मे बी 1935 के आसपास किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में जो अरेंजमेंट है डिटरमिनेंट को एक्सपेरिमेंट जिसमें अरेंजमेंट पूरा वर्टिकल डायरेक्शन में था, यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है वो पूरा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। ओके, सो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया ईस्टरमान, सिम्पसन एंड स्टर्न ने। सो पहले हम एक्सपेरिमेंट सेटअप को समझते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है? एक्सपेरिमेंट में एक अवन है और अवन में सीजियम के पार्टिकल्स हैं। सीजियम के पार्टिकल हैं, सीजियम के पार्टिकल हैं और सीजियम के पार्टिकल बहुत ही हाई प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर में यहाँ पर सीजियम के पार्टिकल है और यहाँ से पार्टिकल निकलते हैं। अब क्योंकि सीजियम के मॉलिक्यूल्स का कुछ मास तो है ही, सो देर इज सम मास ऑफ सीजियम मॉलिक्यूल्स, और जब भी हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात करते हैं तो जो भी मास होगा उस मास पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। सो अगर मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, पाथ जो है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक पार्टिकल जो इस तरह से यहाँ से निकल रहा है, जो यहाँ से निकल रहा है, उसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाए और वो पार्टिकल सीधे जाने के बजाय वो यूं मूव कर जाए बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल इस तरह से यूं जा रहा है तो उसके लिए भी क्वाइट पॉसिबल है कि वो पार्टिकल सीधे ऊपर ना जाके उसकी ट्रेजेक्ट्री है वो इस तरह से हो जाए और वो पार्टिकल इस कोलाइडर में से पास हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑल्सो। सो ये जो पॉसिबिलिटी हो रही है, ये पॉसिबिलिटी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स हो रही है। नाउ वंस अगेन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उनकी वेलोसिटीज अलग अलग हो सकती है, लाइक v1, v2 एंड v3। किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। लेट्स सपोज v2 इज हायर देन v1, v2 की वेलोसिटी v1 से ज़्यादा है। तो अगर v2 की वेलोसिटी v1 से ज़्यादा है तो ये पार्टिकल जो इस तरह से मूव कर रहा है, ज़्यादा वेलोसिटी वाला, जिसकी डायरेक्शन अपर साइड में है, इस साइड में है, वो पार्टिकल मूव करता हुआ इस कोलाइडर से पास होता है और यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। जिस पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी या जिस पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा, वो पार्टिकल यूं मूव करता हुआ पॉइंट P पर कोलाइड करेगा। एंड सिमिलरली अदर्स। तो डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड,
पार्टिकल विल कोलाइड ऑन डिफरेंट पोजीशन एट दिस लाइन। तो हमारे पास सीजियम के पार्टिकल्स हैं, सीजियम के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक फाइन होल से निकल रहे हैं, और इन फाइन होल से निकलने के बाद सर्टन पॉइंट्स पर एक लाइन पर कोलाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या अरेंजमेंट है उसको समझते हैं। सीजियम के पार्टिकल्स एक टंगस्टन वायर पर कोलाइड करते हैं। ये जो वायर है जिसमें एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट शो नहीं की गई है, यहाँ पर एक टंगस्टन वायर है। जैसे ही सीजियम के पार्टिकल इस टंगस्टन वायर पर कोलाइड करते हैं तो सीजियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि सोडियम में होता है और लिथियम में होता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिपॉजिट करके सीजियम आयनाइज हो जाता है। सो देयर इज सम चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्रिएट हो जाता है। उसके कारण हर पोजीशन पर देयर इज सम अरेंजमेंट, जिससे कि हर पोजीशन पर करंट को मेजर किया जा सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। वो अरेंजमेंट इस फिगर में शो नहीं की गई है। तो लेट्स से कि यहाँ पर टंगस्टन वायर पर जैसे ही सीजियम का कोई मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा तो यहाँ पर एक करंट जनरेट होती है और उस करंट को मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 5 सीजियम के आयन मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ करंट जनरेट होती है। यहाँ पर अगर 10 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं कौन सी पोजीशन पर ज़्यादा करंट मिलेगी हमें? सेकंड पर। हाँ, तो इस तरह से डिफरेंट पोजीशंस पर जो कोलिजन होगा, जितने भी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग कोलिजन होगा, सिमिलर वेलोसिटी वाले यहाँ कोलाइड करेंगे, सिमिलर वेलोसिटी वाले यहाँ कोलाइड करेंगे एंड सो ऑन। सो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट पोजीशन पर कोलाइड करेंगे, और उसकी वजह से अगर पोजीशन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ करंट, टंगस्टन वायर पे पोजीशन और इंटेंसिटी ऑफ करंट को अगर प्लॉट किया जाएगा तो हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का। लेट्स सी वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा सा है, ये टंगस्टन वायर पे पोजीशन है और ये इंटेंसिटी ऑफ करंट। सो करंट की इंटेंसिटी टंगस्टन वायर की पोजीशन पे अगर प्लॉट की जाए तो दिस कर्व विल बी लाइक दिस। सो ये कर्व एग्जैक्टली सिमिलर आ जाता है जैसा कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में मिलता है। सो दिस इज आल्सो एन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो ये 2 एक्सपेरिमेंट आपने देखे हैं। एक थर्ड एक्सपेरिमेंट और है, मिलर एंड खुश, वो आपकी बुक में है, यू कैन डू दैट। सो एनी 2 एक्सपेरिमेंट यू कैन अंडरस्टैंड। अभी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आप लोगों का, ये 2 एक्सपेरिमेंट्स की हमने बात करी है, एनी क्वेश्चन? मैम यस, ये लास्ट वाले ग्राफ में क्या था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे? वहां पर वो कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है, सो आप उसे ऐसा ही माने कि वहां पर एक्स एक्सिस पर टंगस्टन वायर पर पोजीशन है, यहाँ पर वी अपॉन वीपी लिखा हुआ है। यू कैन स्टिल यहाँ की जगह पर आप लिख सकते हैं पोजीशन ऑन टंगस्टन वायर, ओके मैम। पोजीशन ऑन टंगस्टन वायर एंड इंटेंसिटी ऑफ करंट, करंट इंटेंसिटी आई। आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। सो एवरीवन, आगे चले हम लोग। सो अभी तक हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को समझा, वेलोसिटी को देखा, फिर एनर्जी को देखा और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कर लिया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने इफ्यूजन प्रोसेस को भी समझा था और मीन फ्री पाथ को भी समझा था। सो मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि मीन फ्री पाथ क्या होती है। मीन फ्री पाथ को लेकर ही आपकी बुक में इफ्यूजन एंड मीन फ्री पाथ, इन दोनों का कुछ रिलेशन जो है ड्राइव किया हुआ है। तो आई एम लीविंग दैट टॉपिक ऑन यू कि मीन फ्री पाथ और इफ्यूजन कांस्टेंट का आपस में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन आप बुक से सेल्फली कर लीजिएगा। आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम, उस रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके एवरीवन, तो ये टॉपिक मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, फ्यूजन एंड मीन फ्री पाथ का जो भी रिलेशन है। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एक अनदर टॉपिक है। तो एक टॉपिक जो है कंप्लीट होता है, उसके बाद हम सेकंड टॉपिक की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि को अच्छे से समझ लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी आगे तक इससे रिलेटेड कॉन्सेप्शन चीज़ें आती रहती हैं, तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने 2 फिगर्स यहाँ रखे हुए हैं।
स्वतंत्रता की कोटि एग्जैक्टली वही है जैसे कि हम अपनी फ्रीडम की बात करते हैं कि हमें किस किस बात की फ्रीडम है, ठीक उसी तरह से मॉलिक्यूल्स की फ्रीडम की भी बात की जाती है। तो मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के लिए फ्री हैं, क्या करने के लिए फ्री हैं? मॉलिक्यूल्स बेसिकली मूव ही करते हैं, तो उनका मूवमेंट किस किस तरह का हो सकता है उसके अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की जाती है। नाउ इन द फर्स्ट फिगर यू कैन सी देयर इज ए काइट। सो काइट की अगर मूवमेंट की बात करें तो ये काइट जो है 3 डायमेंशंस में मूव कर सकती है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। ये जो गर्ल साइकिल चला रही है वो कितने कोऑर्डिनेट्स में मूव कर सकती है? One dimension. 2 dimension. In 2 dimension. 2 dimension. एग्जैक्टली 2 डायमेंशन। देखिए वैसे तो सीधे चला रही है बट हो सकता है आपका मूड अच्छा हो और आप जिग जिग डायरेक्शन में मूव करना चाहें, है ना। वैसे गर्ल्स सीधा सीधा ही चलाती हैं, अगर कोई बॉय होता तो हो सकता है जिग जैग मोशन कर रहा होता। सो दिस इज ए 2 डायमेंशनल मोशन जो है पॉसिबल है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता की कोटि क्या है? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज that are required to describe the entire state or configuration of the system is called its degree of freedom. So very simple, अब जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हमें चाहिए किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, ये दोनों मैकेनिकल सिस्टम है जो आप मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ना, कुछ वैसे से सिस्टम है। सो चाहे काइट हो चाहे गर्ल साइकिल चला रही हो, दोनों मैकेनिक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं है। सो इन दोनों सिस्टम के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है इसके लिए 2, इसके लिए 3। सो इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। सो दिस इज टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस सिस्टम। अब अगर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एक फिर से हम बॉक्स की बहुत ही सिंपल से सिस्टम की बात करते हैं। एक बॉक्स और बॉक्स में क्या है, पार्टिकल्स हमेशा ही, और इस बॉक्स को आप हमेशा इंसुलेटेड बनाएंगे। तो इस बॉक्स में जो पार्टिकल्स हैं, क्या आप बता सकते हैं उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। अगर मैं n मॉलिक्यूल्स के लिए बात करूंगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3n, राइट। सो एक पार्टिकल जो है 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो n पार्टिकल्स का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3n। नाउ ये तो हुआ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, जो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बात करते हैं हमेशा ही मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। नाउ अगर हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स इस तरह से एक दूसरे से बाउंड हो, देन इस डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 1. 1। कोई स्पेसिफिक रीजन 1 कहने का? शायद 6. 6 किस हिसाब से कहा आपने? मैम 2 पार्टिकल्स है, दोनों के लिए 3 होगी, मतलब 3 डायमेंशन में अलग अलग कर सकेंगे, तो दोनों का टोटल शायद 6। ओके, इस मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आपने कैसे कहा 3? ये एक्स वाई और जेड तीनों डायमेंशन में मूव कर सकता है। ये ठीक इसी तरह से कहा आपने, एक्स वाई जेड और तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना। सिमिलरली ये जो मॉलिक्यूल है ये एक बाउंड स्टेट में है ना, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो अगर ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, राइट। आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रेक करके और फिर इधर जाएगा और एक उधर जाएगा। मूवमेंट भी तो होता है ना, राउंडली भी तो घूम सकता है, फिर उसका जो होगा डायमेंशन तो चेंज हो जाएगा। ओके, सो हम उसकी भी बात करेंगे। पहले हम एक मोशन की बात कर रहे हैं। सो अगर मैं बात करूँ जिस तरह से मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, सिमिलरली एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी है जो भी 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इस मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, स्थानांतरण गति। आपके पास कॉपी और पेन होगा, ISO अज्यूम सो। इस पर्टिकुलर मोशन को कहा जाता है ट्रांसलेशन मोशन और स्थानांतरण गति। स्थानांतरण गति के कारण
3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है डायटोमिक मॉलिक्यूल की भी और मोनोटोमिक मॉलिक्यूल की भी। बट डायटोमिक मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल आपस में यूं जुड़े हुए भी हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए मॉलिक्यूल कुछ और टाइप की मोशंस भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रोटेशन, एंड थर्ड इज वाइब्रेशन। सो इनमें रोटेशन और वाइब्रेशन भी पॉसिबल हो सकता है। सो ट्रांसलेशन टी, रोटेशन आर एंड वाइब्रेशन वी। सो 3 टाइप के मोशन इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। ट्रांसलेशन आपने देखा। रोटेशन की बात करते हैं। रोटेशन 2 एटम्स आपस में जुड़े हुए एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रोटेट कर सकते हैं यूं। ये वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रोटेट कर सकते हैं, ये वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रोटेट कर सकते हैं यूं। एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रोटेट करेंगे यूं, वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रोटेट कर सकते हैं यूं, और सिमिलरली जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रोटेट कर सकते हैं यूं। सो जो रोटेशन है, 3 तरह का रोटेशन पॉसिबल हो सकता है, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग और जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। सो रोटेशन के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये दूसरे टाइप का मोशन भी पॉसिबल है, जिसके लिए भी हमें कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होगा, कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो कि इसके मोशन को डिस्क्राइब कर सके। जैसे कि एक्स वाई जेड, ये जो है मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, या वी एक्स वी वाई वी जेड वेलोसिटी की बात की जाए, ये मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। अगर मैं रोटेशन के लिए बात करूं तो रोटेशन के लिए आप बात करते हैं ओमेगा एक्स एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा वाई पढ़ा होगा आप लोगों ने, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? यस। सो रोटेशन के लिए ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ये जो डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं, उसकी वजह से रोटेशन पॉसिबल है। एक और पॉसिबिलिटी है वाइब्रेशन की। ये जो बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल्स के, बहुत ही रिजिड नहीं होता है, इसे लूजली बाउंड, और इस लूज बाउंड में वाइब्रेशन पॉसिबल है, यानी कि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के पास आ सकते हैं और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। सो ये जो बॉन्ड है बहुत टाइट बॉन्ड नहीं, एकदम रिजिड नहीं है। सो मॉलिक्यूल्स आपस में पास आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में दूर जा सकते हैं। मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं। कैन यू टेल मी कि एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है? यस प्लीज। एक, और वो एक कौन सा है, क्या उसका नाम? जैसे मैंने बताया ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, वी एक्स वी वाई वी जेड वेलोसिटी के कंपोनेंट है यहाँ पर, वी एक्स वी वाई वी जेड, वी एक्स और बस वी एक्स, वी एक्स भी हो सकता है, वी वाई भी हो सकता है, वी जेड भी हो सकता है। एट ए टाइम एक डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो कोई एक होगा। अगर वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं तो वी एक्स होगा या वी वाई होगा या वी जेड होगा, एट ए टाइम तो एक ही होगा ना। यस मैम। हाँ, अच्छा, बट ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से मूव करते ही नहीं जाते हैं, मूव करने के बाद रुकते भी हैं। इसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि मूव करने के बाद कोई फोर्स होगा जो कि इन्हें रोक भी रहा है। और जब भी रोकने की बात होती है तो कौन सी एनर्जी की बात होती है? पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट भी है और एक एनर्जी और है पोटेंशियल एनर्जी, जो इनको बहुत ज़्यादा पास भी नहीं जाने दे रही और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाने दे रही है। सो इस मोशन के लिए, वाइब्रेशन के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए एक कंपोनेंट और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए दूसरा कोऑर्डिनेट। सो हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत हो गई इस एक मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें वेलोसिटी भी चाहिए और पोजीशन भी चाहिए। सो कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए ये? 2। यानी कि एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए? 2। सो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 3 ट्रांसलेशन मोशन, 3 रोटेशन मोशन और 2 वाइब्रेशन।
टोटल हो गए 8. सो 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल. अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है. थोड़ा सा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मोशन है जिसमें आप देख रहे हैं जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में से गुजरती हुई एक लाइन जिसे हम कहते हैं जेड एक्सिस, उस जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो रोटेशन है, इस रोटेशन को करने के लिए मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. और इस पर्टिकुलर मोशन के लिए जो रूम टेम्परेचर पर एनर्जी मॉलिक्यूल्स रखते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, उस एनर्जी पर ये रोटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता. हर मोशन को करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी उन्हें जनरली कहाँ से मिलती है? जनरली उन्हें रूम टेम्परेचर पर जो भी एनर्जी है उससे मिल रही है. उस एनर्जी को लेकर ये ट्रांसलेशन मोशन भी कर लेते हैं, उस एनर्जी को लेकर ये रोटेशन भी कर पाएंगे, और उस एनर्जी को लेकर ये वाइब्रेशन भी पॉसिबल है. ट्रांसलेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, रोटेशन के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वाइब्रेशन के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, और रोटेशन के लिए उससे भी कम एनर्जी की ज़रूरत होती है. इन दोनों रोटेशन के लिए. बस इस पर्टिकुलर रोटेशन के लिए जो एनर्जी है वो मॉलिक्यूल के पास नहीं होती है. सो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर पाता है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस. अपने ही एक्सिस पे रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता. सो रोटेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2. सो जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज नाउ 7, not 8. Is this clear? किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हुई है. मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दूँ. अगर मुझसे कोई कहे कि अपनी एक्सिस पे रोटेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत कैसे हो सकती है, उसको सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको समझाऊँ. आप एक आयरन रॉड लें, ठीक है. अगर आप आयरन रॉड को मोल्ड करते हैं, अगर आप आयरन रॉड लें इस तरह की, और उस आयरन रॉड को अगर आप इस तरह से मोल्ड करना चाहें, गेटिंग, अगर आप आयरन रॉड को इस तरह से मोल्ड कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी, या फिर इस आयरन रॉड को ट्विस्ट करने के लिए अपने ही एक्सेस पे रोटेट करने के लिए, मोड़ देने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी. व्हाट यू थिंक? आपको ज़्यादा ताकत किस में लगानी पड़ेगी? अपनी ही एक्सेस पर इसको ट्विस्ट कर देने के लिए, या फिर इसे इस तरह से मोड़ देने के लिए? ट्विस्ट करने के लिए. ट्विस्ट करने के लिए. तो एक्जैक्टली द सेम सिचुएशन इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. ये अपने ही एक्सेस पर ट्विस्ट की तरह काम कर रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर मोशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है रादर दिस एंड दिस. So everyone, there should be no confusion about the degree of freedom. और डिग्री ऑफ फ्रीडम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यहीं पर ही मैं सॉलिड्स के लिए भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात चल रही है, तो सॉलिड्स के लिए भी बात कर लेते हैं. डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए देखा आपने 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं हम लोग. H2 का स्ट्रक्चर सब लोग जानते हैं कैसा होता है, मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो कैन यू टेल मी H2O के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन वाली कितनी होगी? 6 मैम. फिर से 6 कैसे आया ये? मैं सिर्फ ट्रांसलेशन वाली बात कर रही हूँ. ट्रांसलेशन के लिए 3 होगी. हाँ, अलग अलग कीजिए. ट्रांसलेशन के लिए 3 होगी. रोटेशन भी 3 होगी. एग्जैक्टली. यहाँ पर जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो जो हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है. इसमें सेम एक्सेस नहीं है. H2O का जो रोटेशन होगा वो डिफरेंट टाइप ऑफ रोटेशन पॉसिबल है. सो देयर माइट बी मोर देन 3, है ना. 3 हो सकती है. वाइब्रेशन के लिए 2. मोर देन 1 ना. आई कैन से मोर देन 1. आप देखिए H2O का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है. कम से कम 2 तरह का वाइब्रेशन तो आप जानते ही हैं, है ना.
H2 मॉलिक्यूल्स के जब आप केमिस्ट्री में वाइब्रेशन का पढ़ते हैं तो वाइब्रेशन ये एक डायरेक्शन में तो पॉसिबल है ही, बाकी और डायरेक्शन में भी पॉसिबल है इसका वाइब्रेशन, या टाइप ऑफ वाइब्रेशन और भी हो सकते हैं। तो जो ओवरऑल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 9 से ज़्यादा हो जाती है, बेसिकली 9 से ज़्यादा होती है। 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशन, 3 डायरेक्शन में रोटेशन, और मे बी मोर देन 3 डायरेक्शन में वाइब्रेशन भी पॉसिबल है। सो एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 से ज़्यादा है। नाउ वी टॉक अबाउट द सॉलिड। सॉलिड के लिए भी बात करते हैं कि सॉलिड के लिए क्या सिचुएशन है।